नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना और हिंदी का लोक नाट्य। हम जानते हैं कि भारत लोक संस्कृति की दृष्टि से, लोक भाषा की दृष्टि से, लोक में प्रचलित विभिन्न कलाओं की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश माना जाता है। हमारे देश में सांस्कृतिक महत्व को, भाषाई महत्व को, कलात्मक अभिव्यक्तियों को और तमाम तरह के कौशलों को न जाने कब से महत्व दिया जाता रहा, उन्हें उद्घाटित किया जाता रहा। लोक आस्थाएं, लोक विश्वास और लोक विद्रोह, लोक में विद्रोह भी समय समय पर होता रहा है। तो इन सब को यदि हम देखें तो राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता, यह इन सभी लोक नाटकों में, लोक गीतों में, लोक नृत्य में और लोक साहित्य में अलग अलग तरह से हमारे सामने आता है। वास्तव में लोक का महत्व तो आदि आचार्य संस्कृत के भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उद्घाटित भी किया है। नाटकों का संदर्भ हो या तमाम तरह की कवितात्मक अभिव्यक्तियों का प्रश्न हो, जब शास्त्रकारों ने लोक की रीतियों के आधार पर साहित्य में रीति तत्व की विवेचना की तो भी लोक महत्वपूर्ण हो गया। वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, आंगिक चेष्टाओं, मुख मुद्राओं के आधार पर और यहाँ तक के खान पान आदि की दृष्टि से भी लोक की जो गंध है, जो खुशबू है, मिट्टी की खुशबू है, उन सब को ध्यान में रखकर रीतिकार ने, रीति साहित्य में आदि आचार्य भरत मुनि ने इन सब की चर्चा विस्तार से की है। और लोक किसी भी औपचारिक रंगमंच का मोहताज नहीं है। वो आधुनिक, अत्याधुनिक या उत्तराधुनिक कोई मंच सज्जा हो, उसमें विद्युतीय प्रभाव हो, उसमें तमाम तरह की उपकरणों की सहायता ली गई हो, इसकी आवश्यकता लोक नाट्य में नहीं महसूस की गई। नाटक से जुड़े हुए बहुत से मंडल, बहुत से समुदाय, उन्होंने वह जो ईश्वर प्रदत्त एक कलात्मकता है, एक कौशल है, एक अभिव्यक्ति सामर्थ्य है, अभिनय की क्षमता और सामर्थ्य है, उन सब के आधार पर समय समय पर समसामयिक मुद्दों को लेकर या पुरा कथा, पुरा चरित्र, पुरा साहित्य, इन सब को लेकर, मूल्यों को लेकर और समाज और संस्कृति की मान्यताओं और स्थापनाओं को केंद्र में रखकर बहुत से लोक नाट्य तैयार किए गए, प्रस्तुत किए गए। उनमें नृत्य का पुट भी शामिल हुआ, गायन कला भी शामिल हुई, उनमें तमाम तरह के अभिनय आदि के माध्यम से हास्य की बात हो, गांभीर्य की बात हो, उन सब को शामिल किया जाता रहा। और जग विदित है कि भारत के लोक नाट्य रूपों में
जितनी धूम देश में और विदेश में रामलीला और रासलीला ने मचाई है, वो एक सशक्त उदाहरण है। इस रामलीला और रासलीला के लिए अभिनय की कोई विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण की शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोक को महसूस करने वाले लोक जीवन के माध्यम से इन पुरा कथाओं को, पुरा आख्यानों को, पुरा चरित्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले बहुत से मंडल बन गए, मंडलियां बन गई। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने हिसाब से राम को केंद्र में रखकर, राम के आद्योपांत जीवन से और वनवास से होते हुए विवाह तक, सीताहरण तक और फिर लवकुश प्रसंग तक, ये तमाम प्रसंगों को रामलीला के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन इस रामलीला को अभिनीत रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य राम के आदर्श को, राम के जीवन चरित्र को, राम की मर्यादा पुरुषोत्तम वाली छवि को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य रहा है। कैसे संघर्ष किया, कैसे लोकहित, जनहित, सर्वहित के लिए राम ने असुरी शक्तियों का सामना किया, ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि की रक्षा की। तो इन सब का एक सामाजिक संदेश, एक राष्ट्रीय संदेश इनके माध्यम से सीधे या प्रकारांतर से दिया जाता रहा। इसलिए रामलीला में तमाम तरह के मुख्य कथा और आनुषंगिक कथाओं को जोड़कर और छोटे छोटे प्रसंग, चाहे वो वाल्मीकि की राम कथा हो, रामायण से ली गई, या तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई राम कथा हो, केशव की रामचंद्रिका से ली गई राम कथा हो, या आधुनिक युग तक आते आते मैथिलीशरण गुप्त की साकेत से ली गई घटनाएं हों। हम देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में रामकथा ने जिस तरह से धूम मचाई, अलग अलग शैलियों में, गेयता के साथ, कीर्तन के साथ उनका मंचन होता रहा। एक जमाना था जब स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष पात्र ही करते थे। फिर धीरे धीरे समाज में, दृष्टि में, सोच में परिवर्तन आया, तो स्त्री पात्र भी अभिनय के लिए लोक मंच पर उपस्थित होने लगे। परिवारों ने उनको अनुमति देनी प्रारंभ की और धीरे धीरे फिर इस तरह की प्रस्तुतियों का अभ्यास, पूर्व अभ्यास ये किया जाता रहा। लेकिन कोई विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी नाट्य संस्थान में लिया हो, ऐसा नहीं है। सिनेमा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेशक रंगमंच पर, लोक नाट्य शैलियों पर जो अभिनय के माध्यम से इस तरह के प्रसंगों को ले रहे थे, कथाओं को ले रहे थे, हो सकता है उनको कुछ प्रेरणा, कुछ प्रभाव वहाँ से ग्रहण करने का अवसर मिला हो। इसी तरह कृष्ण जीवन पर, कृष्ण की लीलाओं पर जिस तरह का कृष्ण भक्ति साहित्य हिंदी में, भारतीय भाषाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लोक जीवन में बहुत से प्रसंग, बहुत सी कथाएं, बहुत सी घटनाएं यहाँ के देशवासियों को स्मरण है। लोकनायक के रूप में राम और कृष्ण, जिनकी भक्ति न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी, जहाँ जहाँ भारतवासी विश्व में पहुँचे हैं वहाँ भी, और अन्य अनेक देशों में भी जो भारत का कभी हिस्सा थे, हम
जहाँ भारतवासी पहुँच गए, हम बाली की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, या इसके आसपास के छोटे छोटे टापू, इसी तरह मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, गुयाना, ऐसे बहुत से छोटे छोटे देश हैं, टापू हैं, जहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय मूल्य, भारतीय आस्था, परंपराएं, ये वहाँ आज भी जीवित हैं। वहाँ ये रामलीला, रासलीला, इनका मंचन होता है। कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर, कृष्ण तो यूं भी अगर राम को हम लोक रक्षक आराध्य के रूप में देखते हैं, तो कृष्ण लोक रंजक आराध्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं। बाल्यकाल से ही किस तरह असुरों का, दैत्यों का, अमानवीय शक्तियों का संहार करना, वध करना, बाल कृष्ण कैसे इस तरह की असुरी शक्तियों का विनाश करते हैं अपनी दैवी शक्ति के माध्यम से। और चाहे वो पूतना के वध की बात हो, या कालिया दमन की बात हो, इंद्र के मद को तोड़ने का प्रसंग हो, कंस के अत्याचारों से ब्रज प्रदेश के लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रसंग हो, बहुत सी घटनाओं को केंद्र में रखकर, और उसी तरह घटना विशेष को, दृश्य विशेष को ध्यान में रखकर फिर संवादों का सृजन करना, उन संवादों की प्रस्तुति में एक खास तरह की शैली को समाहित करना, ये सब वास्तव में लोक के मनोविज्ञान को, सामाजिक के समाज मनोविज्ञान को समझते हुए बहुत से साहित्यकारों ने, लोक रचनाकारों ने लोक नाटकों में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे संवादों को जोड़ा, उन संवादों में रोमांच पैदा किया, उन संवादों के माध्यम से दर्शकों के मनोमस्तिष्क में ओज का संचार किया, सत्य की पक्षधरता, अन्याय के विरुद्ध वैचारिकता का निर्माण, ये सब काम इन लोक नाट्यों के माध्यम से होते रहे। तो बात चाहे रामलीला की हो, रासलीला की हो, या तरह तरह के सांग आदि, जिसको स्वांग भी कहते हैं, हरियाणा में विशेष रूप से इस तरह के सांग मंचन आदि की एक परंपरा रही है। नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, आंगिक चेष्टाओं और मुख मुद्राओं के माध्यम से, बहुत से घटनाक्रमों को लेकर भारतीय मूल्य, परंपरा, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, इन सब को लेकर भी तमाम तरह के सांग आदि की पटकथा लिखी जाती है। फिर उनका स्थान स्थान पर जाकर जो मंडलियां हैं वो मंचन करती हैं, और लोगों का मनोरंजन भी होता है, और दर्शकों का के सामने एक संदेश भी संचरित इसके माध्यम से किया जाता है। तो बात चाहे सांग की हो, चाहे नाच की हो, माचा की हो, या तमाम दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो बहुत से नृत्य हैं, बहुत सी गायन शैलियां हैं, उन सब को लेकर भी तमाशा एक रूप रहा है। और महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के छोटे जो अन्य अलग अलग स्थलों पर शहर हैं उनमें, इसी तरह छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इसी तरह बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक के उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में बहुत
जगहों पर, अलग अलग राज्यों में हम इस तरह के लोक नाट्य रूपों को देख सकते हैं। गोंधल भी उसी परंपरा का, गंभीरा भी उसी परंपरा का एक रूप है, कीर्तनिया, कुचिपुड़ी, बहुत सारे ऐसे हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र के लोक जीवन को ध्यान में रखकर या छत्तीसगढ़ की घटनाओं को ध्यान में रखकर, धार्मिक प्रसंगों को लेकर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंगों को लेकर, आख्यानों को लेकर, चरित्रों को लेकर, और इसी तरह भारतीय बहुत सी परंपराओं को, चाहे वो ईश्वर की उपासना की परंपरा हो, भक्ति और स्तुति की परंपरा हो, और समसामयिक मुद्दों को लेकर जो संतों का प्रदेय है, भक्तों का प्रदेय है, लोक नायकों का प्रदेय है, उन सबको गीतात्मक रूप में भी प्रस्तुत करने की एक परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में तो नाचा एक बड़ा लोकप्रिय लोक नाट्य रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे नृत्य के माध्यम से, नृत्य प्रधान शैली में, लोक के मंच पर, यानी लोक निर्मित मंच, वो कोई बहुत औपचारिक, बहुत वैधानिक मंच नहीं है। और उस समय जब देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिनका प्रारंभिक रूप अगर हम स्मरण करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में बाल विवाह के विरुद्ध लेखन को प्रोत्साहित किया गया था। तो उसी बाल विवाह की रोकथाम को लोक नाट्यों में भी समाहित किया गया, शामिल किया गया। विधवा विवाह की पक्षधरता को, क्योंकि विधवा विधि का विधान अगर हो तो उसमें उस स्त्री का कोई दोष, कोई अपराध नहीं है, इसलिए यदि उसको उसके पुनर्विवाह की अनुमति समाज दे तो इस बात को भी केंद्र में रखकर बहुत से लोक नाट्य, नुक्कड़ आदि नाटक लिखे जाते रहे। तो जैसे स्त्री शिक्षा को लेकर, जैसे बाल शोषण के विरुद्ध, जैसे कृषि समुदाय को लेकर, जैसे शिक्षा की महत्ता को लेकर, ऐसे अनेक प्रसंगों को लेकर लोक नाटक लिखे जाते रहे। छुआछूत के विरुद्ध, ये जो छुआछूत की एक परंपरा हमारे यहाँ रही है, जिसका विरोध गांधी जी ने भी अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में किया। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, ये जो तमाम तरह के अवरोधक थे, इन सब के विरुद्ध जागृत करना, जन सामान्य को उद्वेलित करना, इन सब ऐसे तमाम सामाजिक विद्रूपताओं के उन्मूलन को विषय बनाकर लोक में नाटक प्रस्तुत करना। शोषण, तरह तरह के शोषण, स्त्री शोषण, बाल शोषण, कृषि शोषण, कृषक का शोषण, इन सब के विरुद्ध भी जो मजदूर है, जो गरीब है, जो बेसहारा है, जो निराश्रय है, जो सर्वहारा है, उनकी आवाज़ को इन लोक नाट्य परंपराओं से जोड़कर उद्घाटित किया गया, उठाया गया। तो ये सब, इन सब में जो नाट्य रूप हैं, लोक नाट्य रूप है, बहुत से रूप हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से ये दिखाई देते हैं। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में लोक रीतियों की परंपरा की गई और काव्य रीतियों को उसी के आधार पर सुनिश्चित भी किया गया। रीति तत्व कहाँ से प्रेरित हुआ, कैसे प्रेरित हुआ, उसमें भी पहनावा है, खान पान है, वेशभूषा है, आभूषण है, मुख मुद्रा है, आंगिक चेष्टाएं हैं, उन सब के आधार पर तो वही सब प्रभाव हमें इन लोक नाटकों में भी दिखाई देता है। एक परिष्कृत मंच की
प्रतिष्ठा अगर रंगमंच को दिलाने में किसी ने रचनात्मक भूमिका निभाई तो नाचा के माध्यम से हबीब तनवीर का नाम बड़े विशेष रूप से लिया जाता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि भारतीय नाट्य परंपरा जिसका उद्भव आचार्य भरत मुनि के समय से नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रूप में दिखाई देता है, उसमें लोक नाटकों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। लोक नाट्य का ही आधुनिक रूप आगे चलकर नुक्कड़ नाटक के रूप में परिवर्तित होता दिखाई देता है। तो लोक में जो तरह तरह के छोटे बड़े नाटक खेले जाते थे, अभिनय किए जाते थे, लीलाएं, रामलीला या कृष्ण लीला आदि का आयोजन होता था, और इसी तरह पुरा कथाओं जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को लेकर एक नाटक बना और उसको खेला गया। इसी तरह सती अनुसुईया को लेकर पटकथा लिखी गई और उसको खेला गया। इसी प्रकार माता पिता की सेवा करने वाले बाल चरित्र या अन्य पात्र जो कहीं भी किसी भी कथा में, किसी भी कहानी में, किसी भी साहित्यिक रचना में उपलब्ध होते हैं, उन सब को भी, जैसे ध्रुव तारा अगर है तो उसको लेकर पटकथा लिखी गई। तो इन सब लोक नाट्यों की अभिनयता का उद्देश्य समाज को जागृत करना, समाज के सामने कुछ आदर्श स्थापित करना, उसका मार्ग प्रशस्त करना और उन सब के अनुसरण के लिए सामाजिकों को प्रेरित करना, शिक्षित समुदाय की आवश्यकता है इसका बोध कराना, ये सब भी वास्तव में हिंदी भाषा के साहित्य और भारतीय भाषाओं के साहित्य की विलक्षण धरोहर है। अब तो एक परंपरा चल निकली है कि लोक साहित्य पर, लोक नाटकों पर, लोक गीतों पर, लोक नृत्यों पर, लोक गायन शैलियों पर, लोक आस्थाओं विश्वासों पर बहुत से लोग अनुसंधान भी कर रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं, तुलनात्मक भी हो रही है और वस्तुतः सीधे सीधे भी हो रही है। इसलिए चित्रकलाएं, लोक शैली, नृत्य कला या विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी नाटिकाएं, उनको खेलने की परंपरा, इनके माध्यम से ये पूरी एक भारतीय वांग्मय की ज्ञान परंपरा की एक धरोहर है, एक विरासत है जिसको सुरक्षित रखा जा रहा है। इसलिए बहुत से ऐसी प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, ऐसे मेलों में इस प्रकार की लोक नाटिकाओं को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोक देवता होते हैं, उनको लेकर भी इस तरह की नाटिकाएं लिखी जाती हैं। बहुत से रंगकर्मियों के लिए इस तरह की कलात्मक अभिव्यक्तियों, घटनाओं, पटकथाओं, पात्रों, चरित्रों आदि की उपेक्षा करना संभव नहीं होता। भारत में विकास के बहुत से सूत्र लोक कलाओं में मौजूद हैं। हमारी लोक कलाओं ने हमें आगे बढ़ना सिखाया, एक रहना, एकत्व की भावना प्रदान की। हम किसी भी राज्य की कथा, किसी भी राज्य की पटकथा, किसी भी राज्य के चरित्र, किसी भी राज्य की संवेदना, इनको लेकर अभिनय और मंचन के माध्यम से पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में जब अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं तो एक राष्ट्रीय एकत्व के भाव का संचार तो होता ही है। यही जीवन को विस्तृत आयाम भी देते हैं। भारत में षड ऋतु, 12 मासा, विभिन्न त्योहार, 365 दिन अगर एक वर्ष में होते हैं तो 366 त्योहार हमारे देश में होते हैं। व्रत होते हैं, उत्सव होते हैं, जन्मदिन होते हैं, मृत्यु दिवस होते हैं, ऐसे बहुत से तमाम तरह के अनुष्ठान होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय पर्वों का उत्सव और आयोजन होता है। बहुत से संस्कार घर में, परिवार में, समाज में होते हैं। उन संस्कारों के भी
समय समय और अवसरानुकूल गाए जाने वाले गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, उन सब का अभिनय होता है, प्रस्तुति होती है, और नाट्य परंपराओं ने इन सब को संरक्षित रखा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि लोक नाट्य परंपरा एक भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की विलक्षण विरासत है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। इन लोक नाट्य परंपराओं के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कल हमारा जो बीता हुआ अतीत है वो क्या था, और जो वर्तमान है वो क्या है, और आने वाले भविष्य की परिकल्पना, उसके निर्माण की योजना हम इसी के माध्यम से सुनिश्चित कर पाते हैं। इस तरह सभी भारतीय भाषाओं में, सभी ग्रामीण अंचलों और जनजातीय समुदायों के बीच बहुत सी लोक कलाओं को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ विद्यालयी पाठ्यक्रम हो या शिक्षा हो, महाविद्यालयी पाठ्यक्रम और शिक्षा हो, विश्वविद्यालयी स्तर पर हो, देश विदेश में हो, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, इन सब में हम देखें कि लोक कलाएं, लोक आस्थाएं, लोक विश्वास, लोक शिल्प, लोक गायन, लोक नृत्य, इन सब को उतना महत्व दिया जाता है जिसके कारण हम अपनी इस विरासत को संजो कर बचा कर रख पाते हैं। बहुत से नुक्कड़ नाटक समय समय पर, चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे राजनीतिक संकट आ जाए, चाहे धार्मिक सामाजिक कोई और घटना या घटनाक्रम आ जाए, उन सब को ध्यान में रखते हुए भी बहुत से नुक्कड़ नाटक लिखे और खेले जाते रहे। एक जीवंत कला है नुक्कड़ नाटक, जो मानवता के, मनुष्य के, व्यक्ति के पक्ष में उद्घाटित होती है। नुक्कड़ नाटक एक जीवंत कला है और आम आदमी की समस्या और चुनौती को वो उद्घाटित करती है। इस कला ने पारंपरिक नाट्य अवधारणा को तोड़ा, आम आदमी के हितों के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके उत्पीड़न में शामिल शक्तियों के विरुद्ध स्वर बुलंद किया, आवाज उठाई, और एक नई अंतर्वस्तु, एक नया वैचारिक आयाम, स्वरूप, उसको विकसित किया। इस तरह नुक्कड़ नाटक में जन सामान्य की विद्रूपताओं को, सामाजिक संकटों को, सामाजिक अवरोधों को, जटिलताओं को, हमारे पिछड़ेपन को, शोषण की एक सुदीर्घ परंपरा को, इन सब को रंगमंच और साज सज्जा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता रहा। कह सकते हैं कि यह नाटक जन सामान्य के पिछड़ेपन और शोषण की विभिन्न प्रवृत्तियों को सामने लाकर, जनता की समस्याओं को आधार बनाकर गली में, सड़कों पर, मोहल्लों में, पार्क में, नुक्कड़ आदि केंद्रों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, बाज़ारों में सीधे सीधे इनका अभिनय करते हुए इनको खेला जाता है। और ये नाटक वास्तव में साधन संपन्न नहीं होते, लेकिन फिर भी विचार की संप्रेषणीयता इनकी एक बड़ी ताकत बनती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।